सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वापस से मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है। जब सेक्ट लीडर जुआन की नजर उस ओर पड़ती है जहाँ पे की ट्रेजरी रूम में एक जोरदार धमाका हुआ था। तो धमाका होता हुआ देख करके सेक्ट लीडर जुआन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि वो जगह तो हमारी ट्रेजरी की जगह थी। वो लोग हमारे हथियारों को चुरा रहे हैं और हमारी सप्लाईज को काट रहे हैं। यंग मास्टर सायू भी घबराते हुए कहता है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर के लोगों को हमारी ट्रेजरी की जगह के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला? साथ में सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें उसी ट्रेजरी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की यूनाई अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के वहीं उस ट्रेजरी वाली जगह के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कुछ गार्ड्स और एल्डर्स भी उनका पीछा करते हुए उनसे कहते हैं, तुम छोटे कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के खजाने के ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की? तुम ऐसा करके खुद ही स्वयं अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे हो। इसके साथ ही वो सभी एल्डर्स और डिसाइपल उनको रोकने के लिए उनके पीछे आ चुके होते हैं। उन सभी लोगों को अपना पीछा करते हुए देख करके यूनाई भी थोड़ा टेंशन में आते हुए अपने मन में कहता है, सभी के सभी इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं और ये सभी हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें कैसे न कैसे इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकना ही होगा। कोई लैंग का बेटा कोई गैंग और दोनों उड़ते हुए यूनाई की ओर ही आ रहे होते हैं। वो उसके पास आते ही उससे कहते हैं कि हम लोग मास्टर जू के डिसाइपल हैं और मास्टर ने हमें आपकी मदद के लिए यहाँ पर भेजा है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर आपकी हर एक कमांड को मानने के लिए तैयार खड़े हैं। उनसे कहता है कि तो तुम ब्रदर जू के डिसाइपल्स हो, क्या वो सचमुच अपने डिसाइपल्स को बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं? लेकिन पहले तो जब भी कभी उनसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए कहा जाता था तो वो सीधा रिफ्यूज कर दिया करते थे। यहाँ तक कि एल्डर यान को भी उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स सिखाई थी, फिर भी उन्होंने कभी भी उन्हें अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। सब कहते हुए यूनाई को अचानक से कुछ समझ में आता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ओ, तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ब्रदर जू ने तुम दोनों को बाकी हजारों डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच में क्यों भेजा है। तुम सभी के सभी लोग हमारी साइड पे हो, है ना? अपने साथ जितने भी डिसाइपल्स आए हैं सभी को ले जाकर के जल्दी से आप लोग उनके ट्रेजरी रूम के ऊपर हमला कीजिए। कोई गैंग कहता है कि एक मिनट रुको, फिर आखिर आप क्या करेंगे? हम लोग तो वहाँ पे जाकर ट्रेजरी के ऊपर हमला कर देंगे और आपके बारे में क्या? नहीं, कैजुअली तरीके से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अपने साथ में अपने सभी लोगों के साथ हमारे पीछे आ रहे उन सभी इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को रोक करके रखूंगा और आप लोगों के काम पूरा करने के लिए उनसे कुछ समय बाय करूंगा। तो सुनकर तो कोई गैंग और यूर दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहती है कि क्या आप बस सीधा सीधा मौत को दावत नहीं दे रहे हैं? जरा एक बार देखिए तो सही, वो सभी के सभी लोग इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं। उन लोगों के सामने आपके पास में चाहे कितने भी ज्यादा अधिक लोग क्यों ना हो, आप एंड पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के सामने मार ही जाओगे। इन्हें कहता है कि हाँ, मगर लेकिन मैं दिल से और कर्म से एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर कभी भी युद्ध के मैदान में मौत से नहीं डरता, इसलिए किसी भी हाल में हमें अपने उस लक्ष्य को पूरा करना ही होगा। इसको की पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम लोगों की है। इस तरीके से मोटिवेशनल वाली बातों को सुनकर के तो कोई गैंग और यूएर भी काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। कहता है कि मास्टर ने यहाँ पे हमें आपका ऑर्डर्स का पालन करने के लिए कहा है और आप यहाँ के सेनापति हैं, तो आखिर हम लोग आपको खतरे में कैसे डाल सकते हैं? इसलिए आपकी जगह पर वहाँ पे मैं जाऊंगा। अपने सभी डिसाइबल्स से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइबल्स मेरी बात ध्यान से सुनो। अचानक यूनाई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे रोक देता है और उससे कहता है कि क्योंकि तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो, इसलिए यहाँ पर ल्यू क्लैन के होते हुए आखिर मैं तुम्हें खतरे का सामना कैसे करने दे सकता हूँ? अलावा ब्रदर जू ने मुझसे कहा कि इस युद्ध में तुम्हें सुरक्षित रहना है और बाद में वो आपको एक ग्रेट सरप्राइज देंगे। तब तुम क्वीन गैंग भी कहता है कि मगर आप कहता है कि राइटनेस और लॉयल्टी ये ल्यू क्लैन में सदियों से चली आ रही है और यही ल्यू क्लैन के आगे बढ़ने का सिद्धांत है और अब एक क्लैन हेड होने के नाते मुझे उसे कायम रखना होगा। और ब्रदर जू ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं भी उनको डिसाइपल को कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो तुमने खुद ही अभी मुझसे कहा था। हमारे मास्टर ने तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए कहा है, तो फिर मेरी आज्ञा मानो और पीछे रहो। फिर यूनाई मुड़ते हुए अपनी सभी आर्मी से कहता है, फ्लाइंग टाइगर आर्मी मेरे साथ में अपनी डिवाइन सेंस को फोकस करो और जल्दी से अपनी फॉर्मेशन बना करके उन लोगों को आगे बढ़ने से रोको। तो यूनाई अपने साथ में फ्लाइंग टाइगर आर्मी को ले जाकर के उन सभी एल्डर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब यूनाई की इतनी अच्छी साइड को देख करके वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। कोई किंग कहता है कि अब मुझे पता चला फिर क्यों मास्टर वापस अपने घर जाने के लिए कहा करते हैं। ये क्लैन हमेशा उनकी बहुत ज्यादा परवाह करता है, तक सिर्फ और सिर्फ उनके डिसाइपल होने के नाते हमारी जान बचाने के लिए उनका क्लैन हेड अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। क्या ये किसी तरीके का पागलपन है या फिर कोई मूर्खता है या फिर क्या सचमुच यही ट्रू राइटियसनेस है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर जैसे एक डिमोनिक कल्टीवेटर का घर सबसे धार्मिक सबसे राइटियस क्लैन होगा, लेकिन ये राइटियस क्लैन उन बाकी के घृणित राइटियस क्लैनों की तरह बिल्कुल नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। यूर चलो चलते हैं। जैसा कि ल्यू क्लैन हेड
ने कहा वैसा ही करते हैं। यूएर तो अभी भी उन लोगों के बारे में ही सोच रही होती है। यूनाई के इस तरीके के दृढ़ निश्चय और उसकी काइंडनेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। उसके सामने एक ऐसा वॉरियर होता है जो कि किसी वादे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो यूएर भी ल्यूक्लैंड की मदद करने के लिए वहाँ से और भी ज्यादा मदद लाने के लिए चली जाती है और कोई गैंग से कहती जाती है कि कोई गैंग तुम ल्यूक्लैंड हेड की बात को सुनो और मैं अभी किसी और टास्क के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अचानक वहाँ से उसे जाते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, अगर फिर भी वो नहीं रुकती तो कोई गैंग कहता है कि आखिर सभी लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों हैं? चलो सबसे पहले मुझे अभी सिर्फ अपने मास्टर के मिशन को कंप्लीट करना है। वो अपने साथ आए डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स से कहता है, स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ट्रेजर के ऊपर छापा मारने के लिए मेरे साथ चलो। उन लोगों के सारे खजाने को लूटना है और ल्यूक्लैंड हेड के सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इस पे बाकी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अगले पल ट्रेजरी रूम की ओर चले जाते हैं। हमें वापस से सीन यूनाई की ओर का दिखाया जाता है क्योंकि यूनाई अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी के साथ में सामने से आ रहे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी लोगों को रोकने के लिए अपने साथियों से कहता है कि हमला करो। के सामने से आ रहा वो एल्डर भी उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख के स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ रेडिएंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर्स, आखिर तुम ये हिम्मत भी कैसे कर पा रहे हो हमारे रास्ते में आकर के हमें रोकने की। तो कहते ही फिर वो एल्डर अपनी सोल एनर्जी को अनलिस्ट करने लगता है और अपने पास से अपने सोल वेरिएंट को निकालता है जो कि एक बड़ा सा गोल्डन कलर का स्पीयर होता है। पास से काफी ज्यादा एथेरियल स्टेज की खतरनाक पावर्स को अनलिस्ट कर रहा होता है। फिर वो एल्डर अपने सोल स्पीयर के साथ में आगे बढ़ता है और उसकी सारी आर्मी के ऊपर अपनी हेवन ब्रेकिंग एरो से हमला कर देता है। बड़ी तेजी से भयानक पावर्स को अनलिस्ट करते हुए यूनाई की ओर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने सभी साथियों से कहता है, सभी सोल्जर्स अपनी डिवाइन सेंस को एक पॉइंट पर फोकस करो। सभी लोग 1 लाख आर्मी है और हम इस हमले को जरूर रोक पाएंगे। तो सभी लोग भी यूनाई के ऑर्डर्स को मानते हुए अपनी डिवाइन सेंस को एक तरफ फोकस करने लगते हैं। इस वजह से उन लोगों की एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों के सामने एक बड़ी सी वॉल अपीयर होती है। का वो एल्डर भी उनकी उस वॉल प्रोटेक्शन को देख करके स्माइल करते हुए कहता है, तुम रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर्स की डिवाइन सेंस मेरे आगे क्या ही कर लेगी। तेरे स्टेज एक्सपर्ट की कंडेंस सोल के सामने इस स्टेज की कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को मात नहीं दे सकती। अब क्योंकि तुम जैसे चूहा का झुंड क्योंकि मरने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है अब मैं तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। उस एल्डर के इतना कहते हैं उनकी उस सोल एरो का अटैक ल्यूक्लैंड की प्रोटेक्शन वॉल से जाकर के टकराता है। उन लोगों के सिर्फ पावर फोर्स के टकराने की वजह से ही इतनी ज्यादा फोर्स निकलती है कि उस फोर्स की वजह से सोल्जर्स वहीं पे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और आसमान से नीचे टपकने लगते हैं। यूनाई भी अपने इतने सारे सोल्जर्स को घायल होते हुए देख करके उनके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर भी वो अपने आप को काबू करता है और अपने बाकी के बचे हुए सोल्जर्स को लेकर के ही प्रोटेक्शन वॉल को बनाए हुए उस एल्डर के अटैक को रोके रखता है। अपने सभी साथियों से कहता है कि भले ही आज मैं मारा क्यों ना जाऊं, भी आप लोगों को मेरे लिए उनको रोके रखना है। जब तक हमें से एक आखिरी आदमी भी जिंदा है तब तक हमें हार नहीं माननी है। बस उनके बाकी के सभी सोल्जर्स भी मोटिवेट होते हुए कहते हैं कि हाँ हम हार नहीं मानेंगे। तब उस एल्डर को भी उस वॉल को तोड़ने में दिक्कत आने लगती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए, भले ही मृत्यु उसके सामने है लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा और अपनी जान की तो परवाह ही नहीं करता। वो तो सौभाग्य से इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कम है, अगर उसे इस तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए तो वो फ्यूचर में कितना ज्यादा भयानक हो जाएगा। इसलिए अब तुम में से किसी को भी जीवित रहने नहीं देना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहे तो भविष्य में तुम हम जैसे लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाओगे। इन्हीं के साथ ही वो एल्डर अपनी सोल एरो में और भी ज्यादा पावर अनलिस्ट करता है जिस वजह से यूनाई और फ्लाइंग टाइगर आर्मी की वो कंबाइंड डिफाइंड फॉर्मेशन वॉल वो अचानक टूट जाती है। उस वॉल के टूट जाने के साथ ही उस एल्डर की वो सोल एरो सीधा उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। इस वजह से यूनाई भी चाह करके कुछ नहीं कर पाता और अपने अंत को एक्सेप्ट करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पीछे से यूएर आती है और यूनाई को आवाज लगाते हुए कहती है कि ल्यूक्लैंड हेड जल्दी से अपने सभी आदमियों की डिवाइन सेंस को मेरे अंदर फोकस करवाइए। तो कहते ही यूएर उस अटैक को रोकने के लिए यूनाई और बाकी सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। तभी यूनाई भी अपने सभी लोगों से कहता है कि फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सभी लोग जल्दी से अपनी डिवाइन सेंस को इस लेडी के ऊपर फोकस करो। इसके साथ ही फिर वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी डिवाइन सेंस को अनलिस्ट करते हैं और सारी एनर्जी को यूएर के अंदर डालने लगते हैं। यूएर भी थोड़ी हिल जाती है और सभी के सभी लोगों की एनर्जी उसके अंदर आने लगती है जिस वजह से टेम्परेरी उसकी डिवाइन सेंस पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यूएर भी उस एनर्जी को फील करते हुए शॉक होकर के अपने मन में कहती है कि उन्होंने सचमुच अपनी सारी पावर को मेरे अंदर डाल दिया है। इसके साथ ही फिर यूएर ज़ूफेन से मिले एक स्पिरिचुअल बीड को बाहर निकालती है और फिर वो सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर को उस बीड में इंसर्ट कर देती है। इस वजह से उस बीड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक काफी बड़े एरिया को कवर करते हुए उस एल्डर के उस सोल एरो के हमले को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो उन दोनों के टकराने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस एल्डर की सोल एरो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसका बैकलैश इधर उस एल्डर को भी लगता है और वो इंजर्ड होते हुए खून खांसने लगता है और साथ ही इतनी ज्यादा पावर को अनलिस्ट करने का बैकलैश इधर यूएर को भी लगता है और वो भी इंजर्ड होते हुए खून खांसती है और पीछे की ओर ढकेले जाते हैं मगर यूनाई उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मिस क्या तुम ठीक हो।
और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? मेरे ख्याल से मैंने तुमसे कहा था लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाकी सभी डिसाइबल्स के साथ में मिल करके इन लोगों के उस ट्रेजरी रूम को लूट लो। मगर तभी यूआर भी उससे सीधा पूछती है कि आखिर तुम सभी लोगों ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सारी की सारी डिवाइन सेंस को मेरे अंदर क्यों डाल दिया? और अगर मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती फिर तो इस वजह से तुम सभी के सभी लोग भी मारे जाते। यूनाई उसे कहता है कि अरे आखिर अब इस पॉइंट को पूछने का क्या मतलब है? तुम ब्रदर जू के डिसाइपल हो, इसलिए तुम हम में से ही एक हो। और चूंकि तुम यहाँ पर आई और तुमने वो सोल अटैक को रोकने के बारे में डिसाइड किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम करता या नहीं करता। हमें तो बस अपनी पूरी ताकत दे करके आपको अपना विश्वास दिखाना था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रियलिटी ने भी यह साबित कर दिया है कि आपने उस अटैक को रोक दिया है। तो यूआर कहती है कि मैंने उस अटैक को 2 बार में रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम लोगों ने बस सीधा सीधा अपनी सारी की सारी डिवाइन सेंस को मेरे अंदर डाल दिया था। इस वजह से उस पावर के ओवरफ्लो की वजह से मुझे फोर्सफुली उस अटैक को एक ही बार में रोकना पड़ा और इस तरह इंजर्ड होना पड़ा। साथ ही इस वजह से काफी ज्यादा पावर वेस्ट भी हो गई और इसलिए अब मैं सिर्फ एक ही बार और ब्लॉक कर सकती हूँ, जिससे यूनाई भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या? मगर आपको भी तो हमें ये बताना चाहिए था कि आखिर आपको कितने डिवाइन सेंस की जरूरत है। तो ये उससे कहती है कि मुझे कौन सा पता था कि तुम लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी लाइफ एनर्जी इस तरीके से एक स्ट्रेंजर को दे दोगे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम सभी लोगों की डिवाइन सेंस की पावर की जरूरत है, तो मुझे अधिक से अधिक उसकी 1/3 मिलने की उम्मीद थी, और अगर मैं आधा कहती तो शायद मुझे उसका 10वां हिस्सा ही मिल पाता। लेकिन आखिर कौन चाहता था कि आप इतने ज्यादा भरोसेमंद होगे? यूनाई कहता है कि ओ तो अब मैं समझा, तुम इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं करती। लेकिन निश्चित रहे, हम ल्यू क्लैन है और हम अपने साथियों के ऊपर कम्प्लीटली पूरा विश्वास करते हैं। तो मिस फिर ठीक है, शुक्रिया आपका हमारी इतनी ज्यादा मदद करने का, मगर अब क्योंकि आप इंजर्ड हो चुकी हो और आगे एक और अटैक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती हो, तो बेहतर होगा कि आप प्लीज यहाँ से थोड़ा दूर चले जाए और बाकी सब हम पे छोड़ दें। हम लोग उन्हें अपनी आखिरी सांस तक रोक करके रखेंगे। मगर तभी यूआर उसकी बात को सीधा इग्नोर करते हुए उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। सुफन के दिए गए उस डेमोनिक ट्रेजर को अपने हाथ में लेते हुए उसे कहती है कि फिर से अपनी सारी डिवाइन सेंस को दे दो और मैं एक बार और उनके हमले को रोक सकती हूँ। उससे कहता है कि इस बीट को मुझे दे दो, तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही, उस हमले को कैसे रोक पाओगी? मगर यूआर कहती है कि नहीं, ये मेरा मिशन है और मैं ही इसे पूरा करूंगी। इस तरीके के डेडिकेशन को देख करके यूनाई भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, फिर अपने आप को रोकते हुए यूआर से आके कुछ नहीं कहता और एक चांस भरते हुए कहता है कि और इसके बाद में मुझे ब्रदर जू का सामना करने में शर्म आएगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ब्रदर जू को अंत का मतलब ही सिर्फ जस्टिफाइड करता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य की ही परवाह होती है और उनके लिए मेरा जीवन यहाँ किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा कीमती है, यहाँ तक कि उनके खुद के डिसाइपल से भी ज्यादा। बाकी के सभी सैक्रिफाइस के लिए वर्दी है, इसलिए आपको। तभी यूआर कहती है कि तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? ये तो आपके लिए एक हॉनर की बात होनी चाहिए कि मास्टर आपकी जिंदगी के लिए बाकी के सभी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो ये सुन यूनाई एक पल के लिए उसे देखता है और फिर आगे उसे बताता है कि ब्रदर्स सिर्फ मेरी रक्षा कर रहे हैं और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं उस समय तो बिल्कुल जीना नहीं चाहता जब दूसरे लोग मेरे लिए जान दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि ब्रदर जू ने अकेले ही इस ल्यू क्लैन को खड़ा किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया। इसलिए ल्यू क्लैन का हेड होने के नाते मैं अपने सभी क्लैन के लोगों का जीवन अपने से ऊपर रखता हूँ और उनसे इस तरीके से अपने जीवन के लिए कोई रक्षा नहीं चाहता। मैं अपने इस किंगशिप के रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ सच्ची राइटियसनेस और लॉयल्टी चाहता हूँ। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को एडमायर करने की जरूरत नहीं है। और उससे कहती है कि तो फिर अब आगे तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बाकी सबकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों को नहीं रोक सकते और इसका मिशन से कोई संबंध नहीं है। मैं फिर से उन लोगों को रोकने के लिए मास्टर के दिए गए उस बीट का इस्तेमाल करूंगी, फिर चाहे इसका अंत आगे कैसा भी क्यों ना हो। मैं तुम्हारी लाइफ और डेथ के लिए वो सब कुछ करूंगी जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ और अब ये मेरी खुद की इच्छा है। आपके विश्वास के लिए शुक्रिया। जिससे अब यूआर की इस बात के ऊपर यूनाई भी आके कुछ नहीं कह पाता और बस शांत खड़ा ही वहाँ पे रह जाता है। अगर दूसरी ओर अपने आप को इस तरीके से इग्नोर होता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवंस एक्ट का वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। समय अपने दांत पीसते हुए अपने बाकी के सभी लोगों से कहता है कि इन सब लोगों को कुचल डालो। आखिर इन चींटियों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल को इस तरीके से जख्मी करने की? मैं वादा करता हूँ तुम जैसे चींटियों को तो अब मैं कुचल के रख दूंगा। मिस्टिकल हेवंस एक्ट का एक और एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे एल्डर जू, तुमसे ये रेडियंट स्टेज के कुछ कल्टीवेटर्स भी नहीं संभल पाए और फिर भी इस तरीके से कठोर व्यवहार कर रहे हो, ये तो एक शर्म की बात है। तो फिर क्यों ना तुम्हारे लिए मैं इन बच्चों को संभाल लूं। तो कहते ही वो एल्डर भी अपने पावर को अनलेस करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है। उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा सोलर एनर्जी अनलेस होती है और वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड फॉर्म ले लेती है। वो एल्डर आगे भी उस एल्डर को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से इनके हाथों चोट खा लें और बूढ़े देखने लगे। तब इधर यूआर भी उस एल्डर की सोलर एनर्जी को अनलेस होते हुए देख कर
करके थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहती है यहाँ तक कि अशुरा फ्लेम बीट भी उसकी भयानक पावर्स को रोक नहीं सकता। तब यूर को इस तरीके से घबराते हुए देख करके वो एल्डर भी उससे कहता है कि ठीक है अब तुम सभी लोग मरोगे। यूनाई भी उस एल्डर को हमला करते हुए देख करके उसे घूरता है और जल्दी से आगे बढ़ते हुए यूर के हाथों से उस अशुरा ब्लू फ्लेम बीट को छीनता है और आगे बढ़ते हुए अपने सभी सोल्जर से कहता है सोल्जर जल्दी से सारी की सारी डिवाइन सेंस पावर को मेरे अंदर डालो। तो कहते हैं यूनाई उस बीट के साथ में उस एल्डर के हमले को रोकने के लिए आगे आ जाता है। तो फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सभी लोग जल्दी से यूनाई की बात मान करके उसके लिए एग्री हो जाते हैं और अपनी सारी डिवाइन सेंस को यूनाई की बॉडी में गैदर करने लगते हैं। तो उन सब लोगों की फुल डिवाइन सेंस पावर यूनाई की बॉडी में अंदर आने लगती है और अचानक इतनी ज्यादा पावर अंदर आने की वजह से यूनाई को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और फिर भी वो सारी परेशानी को सहते हुए उस बीट को एक्टिवेट करने लगता है। तो यूनाई भी ये सब देखते हुए उसे चिल्ला करके कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे ये वापस करो। यूनाई भी हंसते हुए कहता है कि मगर अब ये लेट हो चुका है मिस, अभी इस समय मैं इस बीट को कंट्रोल कर रहा हूँ और अब सिर्फ मैं इसकी इन पावर को मेंटेन कर सकता हूँ और अगर आप अभी इसे ले लेंगी तो हमारा डिफेंस पूरी तरीके से विफल हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसके बैकलैश को जलते हुए शायद मारा भी जाऊंगा। आप ब्रदर जू की डिसाइपल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत डिसीजन लेंगी जिससे शायद किसी का भी कोई फायदा न हो। तो अब यूनाई की इस बात के ऊपर यूआर भी अब ज्यादा कुछ उससे नहीं कह पाती और सिर्फ इतना ही कह जाती है कि तुम, मगर तभी यूनाई उससे कहता है कि मिस जल्दी कीजिए और यहाँ से चली जाइए और अगर मैं मारा जाऊं तो ब्रदर जू से कह देना कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी खतरे के सामने मैं किसी वुमेन के स्कर्ट के पीछे नहीं छुप सकता। मैं ल्यू क्लैन का हेड हूँ और मैं कभी भी खुद से हार नहीं मानता। तो कहते हैं फिर यूनाई उस बीट को एक्टिवेट कर देता है और उसके अंदर सारी डिवाइन सेंस को डाल देता है। जबकि यूनाई की इस तरीके की निडरता बड़ी आदतों को देख करके यूएर तो अभी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और उससे आगे कुछ नहीं कह पाती। बस सिर्फ वो आगे बढ़ती है और यूनाई की पीठ पर हाथ रखते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन सेंस भी डालने लगती है। इससे अचानक यूनाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे यूर खड़ी होती है और वो उससे कहता है कि मिस आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूर उससे कहती है कि मास्टर ने खुद मुझे इस बीट को दिया था और इसको लिए बिना मैं यहाँ से चली जाऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यूनाई उससे कहता है कि जरा अपने जख्मों को देखो, अपने जख्मों के साथ में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, जब तक हो सके प्लीज इससे दूर चली जाओ। यूर उससे कहती है कि जब तुम उस ओल्ड मैन के सोल शॉक हमले को रोक दो उसके बाद तब तुम मेरे इस बीट को वापस कर देना और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जिससे यूनाई भी यूर को इस तरीके से पीछे न हटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। यूर अभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटती और वहीं खड़ी रहती है। तो अब यूनाई भी उसके इरादों को समझ चुका होता है और उसकी बातों को एग्री कर चुका होता है। उन लोगों को ये सब करता हुआ देख करके वो एल्डर भी उनसे कहता है कि बहुत अच्छे, तुम लोग वाकई में मेरे डीपर सॉर्ड सोल के हमले को रोकने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि मैं उस इथेरियल स्टेज के थर्ड लेयर के एल्डर जू की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही उसकी तरह मेरी सोल बिल्कुल भी वीक है। इसलिए तुम लोगों की इतनी कम कल्टीवेशन के साथ में तुम्हारे पास में मेरे इस हमले को रोकने का कोई चांस नहीं है। वो एल्डर अपनी नेशन क्रशिंग शॉर्ट हमले के साथ में यूनाई और उसकी सारी टीम के ऊपर हमला कर देता है। यूनाई भी जल्दी से उस बीट की पावर्स को अनलेस करता है, उसके अंदर से अशुरा ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकालता है। बीट के अंदर से काफी ज्यादा अशुरा फ्लेम्स फिर से बाहर निकलते हैं उस हमले को रोकने के लिए। जैसे ही वो बड़ी सी सोल सॉर्ड उससे टकराती है तो वो अशुरा ब्लू फ्लेम को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब अपने उस डिफेंस को इतनी आसानी से टूटता हुआ देख करके यूनाई यूएर से कहता है मैं लगता है कि अब तुम यहाँ से जाने के अपने आखिरी चांस को भी खो चुकी हो और अब शायद हम दोनों एक साथ ही खत्म होने वाले हैं। साथ ही वो सोल सॉर्ड उस डिफेंस को तोड़ते हुए यूनाई और यूएर की होड़ी आगे बढ़ रही होती है। यूएर भी उसे कहती है कि क्या मेरे साथ मरना क्या क्लैन के हेड के लिए उपयुक्त नहीं है। यूनाई भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे निधन में शायद यही एकमात्र अच्छी चीज हुई है जो कि हम एक साथ यूं अपने अंतिम क्षण को देख पा रहे हैं। तो यूएर भी उससे कहती है कि ल्यू क्लैन हेड, क्या आपको पता है मैं हमेशा ही किसी न किसी के ऊपर बोझ रही हूँ और चाह करके भी खुद से मर नहीं पाई। इसके बाद फिर मैं मास्टर से मिली और फिर फाइनली मेरी लाइफ चेंज हो गई। हालांकि मेरे मन को बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले मरना चाहती थी। क्या ये कर्मा है या फिर भगवान की प्रोविडेंस। तो इस तरीके से इमोशनल होता हुआ देख करके यूनाई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे दिलासा देने लगता है और उससे कहता है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप खुद उसे सार्थक बनाएं। हालांकि अब तुम्हारे साथ मौत के सामने खड़े होकर के मुझे नहीं लगता कि अब ये इतनी ज्यादा बेकार है। इस बात को सुनकर के तो यूएर शर्मा जाती है और ब्लश करते हुए उसे देखती रह जाती है। दूसरी ओर उन लोगों को इस तरीके से देख करके वो एल्डर तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि भगवान के लिए और कोई एक चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो है मौत से पहले इस तरीके से कपल्स को प्यार में डूबे देखते रहना। क्या इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, ये साले मर भी रहे हैं लेकिन मेरी आत्मा को गुस्सा दिलाते जा रहे हैं। जाओ और जल्दी से मर जाओ और इस तरीके की चीजों को करना बिल्कुल बंद करो। वो एल्डर सीधा अपना निशाना यूएर और यूनाई को बना लेता है और वो दोनों भी अपनी आंखें बंद करते हुए अपने अंत को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तभी अचानक कहीं से एक खतरनाक फायर का हमला आता है और उस स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। सोल स्वॉर्ड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका बैकलैश एल्डर को भी पड़ता है और वो इंटरनली इंजर्ड होते हुए खून कासने लगता है। यूनाई और यूर भी थोड़ा शॉक हो गए होते हैं कि आखिर अब वो उसके हमले से कैसे बच गए। तो उन्हें बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि एल्डर जुआन होती हैं। यूर और यूनाई को इस तरीके से हाथ पकड़ते हुए देख करके उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, ओ माई, ऐसा लगता है कि ल्यू क्लैनहेड ने अपने लिए एक मैडम ढूंढ ली है। फिर तो इसके लिए हमें वापस जा करके सेलिब्रेशन करना चाहिए। सिस्टर जुयू को वहाँ पे देख करके तो यूनाई भी खुश हो जाता है और उनका नाम लेता है। इसी के साथ में वहाँ पे बाकी के एल्डर्स भी आ जाते हैं। एल्डर की यूनाई से कहते हैं कि क्लैनहेड, हम लोग यहाँ पर स्टीवर्ट जू की मदद के लिए आए हैं, तो क्या आप अपना ध्यान अभी सही रास्ते पर रख सकते हैं। एल्डर ली उनसे कहते हैं कि ओल्ड क्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप भी ल्यू क्लैन में घर पर कुछ कपल्स में से एक है। तो उन लोगों की बात यूनाई से हो रही होती है, जबकि उन सभी लोगों को एक साथ वहाँ पे देख करके यूर तो हैरान होते अपने मन में कहती है कि थ्रिलर स्टेज की लड़ाइयाँ काफी ज्यादा भयानक होती हैं। तो फिर आखिर इन लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ इतनी तेजी से कैसे खत्म कर डाली। तो यूनाई एल्डर ली को देखते हुए उनसे कहता है, एल्डर ली, इतनी ज्यादा पावर्स के साथ में आखिर आप इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए। एल्डर ली कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस ये लड़ाई को छोटा करने के लिए एक छोटी सी कीमत है। सुनकर तो यूनाई काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। अपने मन में कहता है कि क्या तुम लोग मेरे लिए जल्दी जल्दी अपनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वो यूनाई काफी इमोशंस के साथ में उन सभी लोगों की आंखों में अपने लिए प्यार को देखता है। करते हुए उन सभी लोगों को अपने मन ही मन शुक्रिया करता है क्योंकि उन लोगों को एक साथ मिलने के बाद में ज़ूफेन भी उन लोगों की ओर ही देख रहा होता है। तो वो कहता है कि हेवेंस, अर्थ, वाटर, फायर एंड मैडनेस, इन सभी में से मुझे एक भी बात ने निराश नहीं किया है।